हेलो व्यूवर्स। अपने इस वीडियो में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड से आज हम कवर कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। और अगर इन्हीं को हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टम में अरेंज कर देते हैं सिस्टम के साथ, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सो अपने इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक्स को। तो देखिए सिस्टमैटिक्स तो एज यू नो कि सिस्टमैटिक्स क्या है। इट इज़ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना। हमने सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट करना है ऑर्गेनिजम्स को, उनके करेक्टरिस्टिक्स को, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हों, चाहे वो एनाटॉमिकल फीचर्स हों, चाहे वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हों, उनकी फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, वॉट एवर जो भी उनके फीचर्स हैं उनको सिस्टमैटिक्स तरीके से हम अरेंज करेंगे, तभी हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको क्लासीफाई कर पाएंगे और उनका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। इजंट इट? सो देखिए, सिस्टमैटिक्स अगर हम लें तो सिस्टमैटिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स में। सो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज द क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज द नॉमेनक्लेचर। सो फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में देखिए क्या है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स द मॉर्फोलॉजिकल एंड anatomical characters आर एग्जामिन फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सपोज अगर हमें कोई एक नया प्लांट मिल जाए, कोई नया एनिमल मिल जाए, सपोज हम प्लांट के बारे में बात करें तो कोई हमें नया प्लांट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल जो भी उसके फीचर्स हैं उनको हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिन मीन्स उनको स्टडी करना है, उनको डिस्क्राइब करना है प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले रूट्स में देखेंगे, प्राइमरी रूट है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट्स है। टैप रूट है तो उसका कौन सा मॉडिफिकेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स का क्या अरेंजमेंट है, रूट हेयर्स का क्या अरेंजमेंट है। फाइन। फिर हम बढ़ते हैं स्टेम की तरफ। स्टेम पर हम चलते हैं तो स्टेम के फीचर्स क्या है, स्टेम ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर लीव्स क्या हैं, लीव्स का शेप क्या है, साइज क्या है, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, फ्लावर अरेंजमेंट क्या है प्लांट में, फ्लावर्स का कैसा, अगर हम फ्लावर में ही चले तो फ्लावर में भी फिर हम देखेंगे भाई उसका फ्लोरल लीव्स कितने हैं, उस पर सेपल पेटल कितने हैं, क्या क्या उनका नंबर है, क्या उनका अरेंजमेंट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरी किस टाइप की है, एंथर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एंथर्स किस टाइप के हैं, ठीक है। यानी जब हम वो सब पूरा थॉरोली डिस्क्रिप्शन करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी हमने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल उसको एग्जामिन कर लिया और हमने लिस्ट बना ली। फर्स्ट ये, सेकंड ये फीचर, थर्ड फीचर ये, फोर्थ फीचर, इस तरीके से हमने पूरी एक लिस्ट बना ली। क्लियर। फिर हमने उसके एनाटॉमिकल फीचर्स को लिया, उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को लिया और उनको भी हमने स्टडी कर लिया। हमने पूरा लिस्ट बना लिया कि भाई पहले रूट एनाटॉमी चेक कर लिया, स्टेम एनाटॉमी देख लिया किस टाइप से है, फिर लीफ एनाटॉमी हमने देख लिया, सब हमने जो है प्रॉपर उसको लिस्ट बना लिया, क्या कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, क्या अरेंजमेंट है, क्या उनका फंक्शन है, क्या पैटर्न है, सब कुछ। और अब हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हमें पहले से मिले थे उनमें से ये जो हमें नया प्लांट मिला है इसके कैरेक्टर्स किसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो वो जो हमने पूरा डिस्क्रिप्शन किया, सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश की, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई किया है अभी उसको, ठीक। सेकंड हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में जब हम सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर लें डिस्क्रिप्शन के बेस पर, डिससिमिलैरिटीज देख लें, तो हमने तो ये देखना है ना कि क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन में क्या करना है, ग्रुप्स बनाने हैं अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। तो जो हमने ग्रुप्स बनाने उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा नया प्लांट मिला है, पहले से जितने भी डिस्क्राइब प्लांट है उनमें से किसके साथ मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो हो रही है। जिसके साथ भी मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो होंगी, इस नए प्लांट को हम उसके साथ एसोसिएट कर देंगे, उस ग्रुप में हम उसको रख देंगे। ठीक है, और यही क्या होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक, सो क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म्स आर ग्रुप्ड, हमने ग्रुप बनाने ऑर्गेनिज्म्स के इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और कैरेक्टर्स। क्लियर? तो देखिए एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन, हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट, सबसे पहला और प्रिमिटिव इम्पॉर्टेंट फायदा तो यही है, एडवांटेज यही है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी एन ऑर्गेनिज्म इजीली। बहुत आसानी से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और कोई नया ऑर्गेनिज्म भी मिला है तो उसको बहुत आसानी से हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, उसको स्टडी कर पाते हैं, बहुत आसान बना देता है हमारी स्टडी को। फिर सेकंड देखिए, अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है, हमें नया कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, चाहे वो फंगस है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, कोई भी है, तब क्या होगा, बहुत आसानी से हम उसको नए ग्रुप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप हमने पहले बना रखे हैं, अभी हमने आइडेंटिफाई किया, सिमिलैरिटीज फाइंड आउट की, जहां सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिलेगी उठा के उसको उस ग्रुप में रख दिया गया। क्लियर? तो देखिए, न्यू ऑर्गेनिजम्स गेट करेक्ट प्लेस, हम उनको एक ही बार में हम उनको करेक्ट प्लेस प्रोवाइड करा सकते हैं, जो भी उसका रेस्पेक्टिव ग्रुप होगा उसमें। थर्ड देखिए, इट मेक्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स इजी, इससे हमें जो हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वहाँ पर हमें फॉसिल्स की ज़रूरत पड़ती है, जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो इससे हमें फॉसिल्स की स्टडी करने में भी आसानी होती है, इजी हो जाती है। नेक्स्ट, ये आ ही चुका है ऑलरेडी, हम डिस्क के बारे में बात कर ही चुके हैं। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग इवोल्यूशनरी पाथवेज, इवोल्यूशनरी पाथवेज को फाइंड आउट करना भी बहुत आसान हो जाता है। जब हम क्लासीफाई करते चले जाते हैं, ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते चले जाते हैं, तो हमें एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस मिल जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट किससे हुआ होगा। क्लियर? एंड इस पर आप देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया हमारे पास कि अगर हम पूरे ग्रुप में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को या किसी दो ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी कर लें, तो हमें उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सबको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलमोस्ट उस पूरे ही ग्रुप के कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं। सो इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप्स बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रुप। यानी अगर हमने वन और टू ऑर्गेनिजम्स को ही अगर स्टडी कर लिया है उस ग्रुप के, तो बहुत आसानी से हम जो है बाकी सारे उस ग्रुप के और जितने भी मेंबर्स हैं उनके फीचर्स भी पता लगा सकते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है कि उनके फीचर्स क्या रहे होंगे, उस पूरे ग्रुप के फीचर्स क्या हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन? ठीक, तो अगर हम 1 मार्क्स में ही सिंपल बात करें तो सिंपल है, इट मेक्स आवर स्टडी सिंपल एंड इजी। थर्ड वन इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक फीचर्स और कैरेक्टर्स। सो ये भी वही है ना, सिंपल ये प्रोसेस है नेमिंग प्रोसेस। और ये जो नेमिंग प्रोसेस है, जो हम नेम्स प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिज्म को, हम इसको नॉमेनक्लेचर को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट, कॉमन नेम्स, यानी तो हम कॉमन नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, और एक हमारा साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर
है या साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करा देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट इज द कॉमन नोमेनक्लेचर, और हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट टाइप कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब जो हम कॉमनली अपनी रोजमर्रा की लैंग्वेज में जो हम यूज कर रहे हैं। अब आलू को हम सारे टाइम हमेशा तो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम तो नहीं कहते, है ना। जब हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, आलू, तो हम बात करेंगे आलू की। हम हमेशा एलियम सेपा नहीं कहेंगे प्याज के बारे में, तो हम क्या करेंगे, प्याज, ऑनियन बात करेंगे। क्लियर। तो ये कॉमन लैंग्वेज में जो डेली हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दीज आर द कॉमन नेम्स, और इनको हम लोकल नेम्स भी कहेंगे। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज वर्नाकुलर नेम्स, ये वर्नाकुलर नेम्स भी हैं। एंड ये रीजनल नेम्स भी हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हैं, और रीजन इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, मीन्स ये पर्टिकुलर लैंग्वेज से बेस्ड है। हर लैंग्वेज में हर एनिमल का, हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल का नाम अलग अलग होता है। हमें अपनी लैंग्वेज का ही नाम पता है, दूसरी लैंग्वेज का हमें नहीं पता चल पाता, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है स्पेसिफिक, जो कॉमन नेम्स हैं या वर्नाकुलर नेम्स हैं, these are based on specific language or region, so we can say these are regional names, क्योंकि रीजन से रिलेटेड हो गए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे तो इंडिया में क्या है, हर 20 किलोमीटर्स पर, 10 किलोमीटर्स पर लैंग्वेज चेंज है। लैंग्वेज चेंज है तो कहीं ना कहीं शब्दावली में फ़र्क आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उन डिफरेंसेस की वजह से वर्ड्स, टर्म्स चेंज हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है नेम्स भी चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग की अगर हम बात करें, डॉग सिंपल कुत्ता, हिंदी में हम उसको कहते हैं कुत्ता, और इंग्लिश में हम उसका जो नेम है वो है डॉग, है ना। अब देखिए कॉमनली अगर बांग्ला लैंग्वेज है तो उसको कुकुर कहेंगे, हिंदी में तो कुत्ता कहते ही हैं। अगर मान लिया गुजराती है तो हम उसको कहेंगे कुत्तो, संस्कृत होगा तो हम उसको कहेंगे स्वान, और अगर तमिल है तो हम उसको कहेंगे ने। अब हमें कैसे पता चलेगा, मैंने कोई तमिल लैंग्वेज में कोई बोल रहा है ने, तो हमें तो नहीं पता चल पाएगा, है ना। और अगर मान लिया कि कोई और किसी और नेपाली और सिंधी वगैरह वगैरह अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें अगर कोई और नाम लेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डॉग के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी नाम, एक ही ऑर्गेनिज्म के इतने सारे नाम हो जाते हैं कि उसको याद रख पाना, उसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं नेम्स, और हर कोई इनको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। वर्ल्ड के हर पार्ट में, तो हम इंडिया की ही बात कर रहे थे, अगर आप वर्ल्ड में चले जाएं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो और पता नहीं क्या क्या इनके नाम होंगे, हमें कैसे पता चलेंगे, है ना। हम बात करते रहेंगे, इंग्लिश में बोल देंगे, हम हिंदी में बोलेंगे तो समझेगा ही नहीं कोई, इंग्लिश में बोलेंगे कोई। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ इंग्लिश को ज़्यादा महत्व नहीं देते ना, इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपनी लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस देते। जर्मनी में चले गए तो वो तो अपनी जर्मन लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तब क्या करेंगे, उन कंडीशंस में क्या होगा, तो उनका कुछ और ही नाम उन्होंने रखा हुआ होगा अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर हम लें तो डिसएडवांटेज लोकल नेम्स का ये है कि इनको अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग जो इतने सारे नेम्स हो गए, एक साथ याद रख पाना मुश्किल, उनकी जानकारी ले पाना मुश्किल, उनको प्रोनाउंस कर पाना मुश्किल है, और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ये, ठीक है। हाँ, एक एडवांटेज भी है इनका। एडवांटेज क्या है कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जो हम जन्म से, जब छोटा बच्चा होता है और जब से वो बोलना शुरू करता है, सीखता है, तो उस लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस टर्म को बहुत आसानी से सीख जाता है। आसान है इसको लर्न कर पाना और उसको सीख पाना, अपनी मेमोरी में रखना आसान है, क्योंकि बार बार वो टर्म्स यूज़ होगी। हर कोई जैसे मान लिया कि अगर एक फैमिली में ही वो टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो मैंने भी वही टर्म यूज़ की, दूसरे किसी फैमिली मेम्बर ने भी वही यूज़ की, तो या एक विलेज में है, अगर एक घर के लोग डॉग को मान लिया
कुत्ता कह रहे हैं तो दूसरा भी वही लैंग्वेज यूज़ करेगा, वही वर्ड यूज़ करेगा, तीसरा भी वही वर्ड यूज़ करेगा, तो आसान हो जाता है यहाँ पर लर्न करना या सीख पाना। तो देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है, कॉमन नेम्स के एडवांटेजेस क्या हैं। दीज आर इजी टू लर्न एंड प्रोनाउंस्ड, क्योंकि हम बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं तो आसानी से सीख लेते हैं और इनको प्रोनाउंस कर लेते हैं। अब डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज सबसे पहली बात तो कंफ्यूजिंग है, पूरा वर्ड में हर जगह अलग अलग नाम होता है तो हर कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करता, हर कोई अपनी लैंग्वेज के वर्ड को ही एक्सेप्ट करता है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, कंफ्यूजिंग है, मिसलीडिंग भी है और कई बार तो गलत भी हो जाते हैं, इनकरेक्ट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फिश, हम कहते हैं सिल्वर फिश, सिल्वर फिश जो है ये आर्थ्रोपोड है, अगर हम इसको लें तो ये आर्थ्रोपोड है, लेकिन नाम आगे लग गया फिश तो लगता है पता नहीं कौन सी फिश है सिल्वर फिश, जबकि ये बिल्कुल भी फिश नहीं है। फिश तो वर्टिब्रेट्स है और आर्थ्रोपोड क्या है, इनवर्टिब्रेट है। एक बड़ा ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है इनमें। ऐसे ही स्टारफिश, स्टारफिश भी लगता है पता नहीं कौन सी मछली है, जबकि ये मछली नहीं है, ये फिश नहीं है। जब हम फिश के प्रॉपर कैरेक्टर्स पढ़ते हैं उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग एक भी कैरेक्टर जो है यहाँ पर मैच नहीं करता है तो इकाइनोडर्म्स है। हाँ एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, सी वाटर में मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन है इकाइनोडर्म्स तो एक्वेटिक है, ये एक फीचर है। अदरवाइज बाकी हम देखते हैं उसके बॉडी टेक्सचर से, फंक्शन से वगैरह वगैरह और दूसरे फंक्शंस, तो वहाँ पर बहुत ही कम सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं। फिशेस तो वर्टिब्रेट्स हैं एंड इकाइनोडर्म्स आर अगेन इनवर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज भी हैं इनके। फाइन, नेक्स्ट देखिए, ये तो थे कॉमन नेम्स। अब चलते हैं साइंटिफिक नेम्स। देखिए साइंटिफिक नेम्स वो नेम्स हैं जो प्रॉपरली बायोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड कराए हैं, और जब बायोलॉजिस्ट ने प्रोवाइड कराए हैं तो उन्होंने पहले उनके करैक्टर्स को स्टडी किया है। और करैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर शेप यानी उसकी बॉडी फॉर्म है ना, उसका फॉर्म में आ गए शेप, साइज, उसका कलर, फंक्शन या बिहेवियर, इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइंटिफिक नेम्स आर गिवन बाय बायोलॉजिस्ट एंड जनरली दीज आर बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। सेकंड देखिए इसका इंपॉर्टेंट फीचर, ऑल ओवर वर्ड इनको उसी नाम से, उसी वर्ड से फॉलो करेगा। हाँ फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जैसे अभी हमने लिया था एग्जाम्पल भाई आलू का, आलू जो है सोलेनम ट्यूबरोसम है। अगर हम आलू कह रहे हैं, कहीं बटाटा कह रहे हैं, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई पोटैटो कह रहा है, लेकिन अगर हमने नाम लिया पूरे वर्ड में कहीं भी सोलेनम ट्यूबरोसम तो वो पोटैटो की ही बात कर रहा है। आसानी से समझ लेंगे कि आलू का नाम या पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और किसी नाम से कोई पहचाने नहीं पहचाने, बट साइंटिफिक नेम क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है तो हर कोई जो है इस नाम से इसको आसानी से पहचान लेगा। ठीक है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड है जिसके थ्रू इन साइंटिफिक नेम्स को हम नोमेनक्लेचर करते हैं या साइंटिफिक नेम्स को लिखते हैं, उसको नाम बनाते हैं, या उसका लिखने का पैटर्न क्या है, बोलने का पैटर्न क्या है, वो सब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम लें तो बाई मीन्स टू, नोमियल नेम्स। इस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर किसी ऑर्गेनिज्म के टू नेम्स होंगे। फर्स्ट इज द नेम एंड सेकेंड वन इज द सर नेम। जैसे हमारा होता है नेम सर नेम, ऐसे ही इनके भी होंगे। फर्स्ट नेम इज द जेनरिक नेम एंड सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट, और स्पेसिफिक नेम होगा तो एक जीनस से नाम आया और दूसरा नाम का जो सेकेंड पार्ट है वो स्पीशीज से आया, तो नहीं हर किसी के दो नाम हो गए, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स का लें, ह्यूमन का अगर हम साइंटिफिक नेम लें तो वो भी क्या है, टू पार्ट्स में है, होमो सैपियंस, होमो
जीनस और जेनरिक नेम, एंड सैपियंस क्या हो गया उसका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक नेम हो गया, है ना। तो ये जो है 2 नेम्स होगा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के 2 नेम्स होंगे। अब देखिए ये जो है साइंटिफिक नेम, इनमें अगर हम लें तो इनके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इन फीचर्स पे हमें ध्यान ज़रूर देना है। फर्स्ट, these scientific names are acceptable by all over the world। हर जगह ये जो है एक्सेप्टेबल है, हर कोई इनको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेबल, फर्स्ट इज एक्सेप्टेबल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइंटिफिक नेम का, असाइन्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, यानी ये जो नाम दिए गए हैं ऐसे ही नहीं किसी का कोई भी नाम दे दिया गया, एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया गया, प्रॉपर कैरेक्टर्स को स्टडी किए गए, तब कोई असाइन किया गया नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म को। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम असाइन किया गया है एक प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू, तो उसके ऊपर हर कोई एग्री भी है, समझिए सब एग्री होंगे तभी फाइनल नाम दिया जाएगा कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म का ये नाम होगा साइंटिफिक नेम, हर कोई उसके ऊपर एग्री होना चाहिए। थर्ड, डिफरेंट फॉर ईच स्पीशी, यानी हर स्पीशी का नाम अलग होगा, कोई भी 2 स्पीशी कभी भी एक नाम से नहीं पुकार सकते हम। हाँ ये हो सकता है रोज़ा अमेरिकाना, रोज़ा इंडिका, है ना। तो बेशक जेनरिक नेम सेम हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक नेम कभी भी सेम नहीं होगा, स्पेसिफिक नेम डिफरेंट होगा, और स्पेसिफिक नेम डिफरेंट हो गया तो नाम ही डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट फॉर ईच स्पीशी, हर स्पीशी के लिए नाम अलग अलग होंगे। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में बेटा हमने कवर किया है सिस्टमैटिक्स क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में स्टडी किया और जाना। तो आप जो है इसको स्टडी करें, इसको लर्न कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।